हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। PM Alik's plot to change mix of border population in Assam. He says the conspiracy is a grave threat to national security, necessitating a demographic mission across the country. He accuses the Congress of sheltering and protecting infiltrators. मणिपुर में विजिट के बाद अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे हैं? असम में हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा कि कॉन्स्पिरेसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट है। साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस को एक्यूज किया है ऑफ सेल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग इन्फिल्ट्रेटर्स। आप सभी को पता होना चाहिए मणिपुर में ये विजिट किए। ओके, जब से ये एथनिक वायलेंस स्टार्ट हुआ था, कब से? मई 2023 से। उसके बाद पहली बार इन्होंने विजिट किया मणिपुर को। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए 7,300 करोड़ के आसपास का जो प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट किया है। प्लस इस वायलेंस की वजह से जो 60,000 जो लोग हैं डिस्प्लेस्ड हुए, उनसे इन्होंने बातचीत की, उनके प्रॉब्लम्स को इन्होंने सुना। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सेंटर रीओपन्स PLI स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स टिल अक्टूबर 14 साइट्स मार्केट ग्रोथ। सेंटर ने फैसला किया है कि PLI स्कीम को वापस से रीओपन किया जाएगा फॉर द व्हाइट गुड्स टिल 14 अक्टूबर। तो एप्लीकेशन विंडो कब से कब तक खुला है? सितंबर 15 से लेकर अक्टूबर 14 तक के बीच में ये खुला हुआ है। और इसमें मेन गोल क्या है? टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AC एंड LED लाइट कॉम्पोनेंट इंक्लूडिंग दोज नॉट करेंटली प्रोड्यूस इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे AC और LED लाइट्स के जो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने के लिए इसको खोला गया है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? नए एप्लीकेंट्स और एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। करंट स्टेटस क्या है? 83 एप्लीकेंट्स ने अब तक इसमें भरा है विद अ कमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,406 करोड़। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। पेंडेंसी कंटिन्यू टू प्लेग सुप्रीम कोर्ट एज केस बैकलॉग हिट्स ऑल टाइम हाई। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है केसेस का, ये ऑल टाइम हाई पे है 88,417 के आसपास। ओके, जिसमें सिविल केसेस कितना है? 69,553 और क्रिमिनल केसेस कितना है? 18,864। केस इंस्टीट्यूट कितना हुआ? 7,080 के आसपास। केस डिस्पोज कितना हुआ? 5,667 के आसपास। डिस्पोजल रेट कितना है? 80% के आसपास है, 80.4%। एग्जैक्ट अगर लिखना चाहे तो एग्जैक्ट लिख सकते हैं। ओके, केस कितना फाइल किया गया 2025 के एनुअल डाटा के हिसाब से? 52,630। केस डिस्पोज कितना हुआ? 46,304। नियरली 80% के आसपास जो केस है उसको डिस्पोज किया गया। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अभी के जो डेट में जो कोर्ट है इज करेंटली फंक्शनिंग विद फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जज। ठीक है, तो 34 जो जज है उसके साथ यहाँ पे जो कोर्ट है वो फुल फंक्शन के साथ यहाँ पे लाई कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। हाईएस्ट रेशियो ऑफ फीमेल्स मैरिड अंडर 18 फ्रॉम वेस्ट बंगाल सेज SRS डाटा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो डाटा है उसके हिसाब से हमें यह पता चलता है कि वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल गेटिंग मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट है वो हाईएस्ट है, 6.3% के आसपास। आप देखेंगे कि यहाँ पे रेट है फीमेल का जो कि 18 साल से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। ओके, द रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेशंस कमिश्नर इंडिया रिकॉर्डेड दैट 6.3% ऑफ फीमेल्स वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 इन वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि झारखंड में कितना है? 4.6%। ओके, और अब तक का सबसे लोवेस्ट है कंट्री का कहाँ पे? केरला में 0.1%। हिमाचल और हरियाणा में कितना है? 0.4% और 0.6% रिस्पेक्टिवली। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिए न्यूज़पेपर का तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग न्यूज़पेपर का PDF ले सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। फोर्थ पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। नो कंपटीशन बिटवीन हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस सेज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ऑन हिंदी दिवस होम मिनिस्टर अर्जेस पीपल टू रिस्पेक्ट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ही आस्क्स CM to send
him letters in respective languages and assured them that responses would be same in the same language. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए सारे इंडियन लैंग्वेज को रिस्पेक्ट कीजिए, ऐसा इन्होंने लोगों को अर्ज किया है। साथ ही साथ इन्होंने सीएम्स को कहा कि आप जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पे अपने जो लेटर हैं वो भेजना चाहते हैं मुझे, उस लैंग्वेज में आप भेज सकते हैं और उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे अर्ज पीपल टू रिस्पेक्ट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एज अ पार्ट ऑफ जर्नी टुवर्ड अ सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड अ डेवलप्ड कंट्री। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। इंडिया इज फंडामेंटली अ लैंग्वेज ओरिएंटेड नेशन। आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया एक लैंग्वेज ओरिएंटेड नेशन है। हमारा जो लैंग्वेज है वो हमारी पहचान है, टू कैरी फॉरवर्ड आवर कल्चर, हिस्ट्रीज, ट्रेडिशन, नॉलेज, साइंस, फिलोसफीज, स्पिरिचुअल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हम ये पास ऑन करते हैं वाया आवर लैंग्वेज। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एडिटोरियल का जो पेज है उसको आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही एडिटोरियल को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जो ऑनलाइन गेमिंग वाला जो आर्टिकल है इसका मैं लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से इसको ईजिली समझ सकते हैं। मूव करते हैं ओपिनियन पेज में। नीचे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है, कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी कट, द फार्म्स वर्सेज फार्म डिबेट। देखिए कॉटन के जो इंपोर्ट है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है, कितने परसेंट का? 77% का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और ये कौन से ईयर में? 2024-25 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें देखने को मिला है। डिस्पाइट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी वर इन प्लेस। ठीक है, मतलब कि उस टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी था, फिर भी 77% का हमने कॉटन का इंपोर्ट किया। ओके, 77% का हमने कॉटन का इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे ड्यूटी को हटा दिया गया है। जो 11% ड्यूटी लगाया गया था उसको क्या किया गया है? हटा दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट रिमूवल ऑफ 11% ड्यूटी ऑन कॉटन हैज़ ड्रॉन प्रोटेस्ट फ्रॉम फार्मर यूनियंस। ठीक है, तो 11% जो ड्यूटी लगाया गया था उसको रिमूव कर दिया गया है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि फार्मर यूनियन नाखुश है और वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, आज के डेट में आप सभी को ये पता होना चाहिए हम खुद कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि 1947 वो साल जिसमें इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ, मैक्सिमम जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है वो किसको चला गया? पाकिस्तान को चला गया। बट स्टिल वी मैनेज टू प्रोड्यूस, जितना हमें एवरेज कॉटन की रिक्वायरमेंट थी उतना हम उस टाइम पे मैनेज कर पाए। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉटन के जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, बट स्टिल वी आर इंपोर्टिंग मोर एंड मोर कॉटन फ्रॉम द अदर कंट्रीज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे रिड्यूस करना होगा ताकि जो कॉटन का इंपोर्ट है वो हम कम कर सके और प्रोड्यूस ज़्यादा कर सके और एक्सपोर्ट भी हम ज़्यादा कर सके। तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। डिस्पाइट प्रीवियस प्रोग्रेस, रॉ कॉटन इंपोर्ट्स आर राइजिंग। ठीक है, तो जो रॉ कॉटन का इंपोर्ट है इट इज राइजिंग। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इंपोर्ट टचेस 5,25,158 टन्स। ठीक है, तो देखिए कितना अमाउंट में हमने जो कॉटन है उसको इंपोर्ट किया है, 5,25,158। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे कॉटन का क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। लगभग 77% का हमें जंप देखने को मिला है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, इवन विद द इंपोर्ट ड्यूटी वर इन प्लेस। एंड द मेन रीजन इज व्हाट? डिक्लाइनिंग प्राइस पैरिटी। ठीक है, तो ये मेन रीजन बताए जा रहे हैं कि जो डोमेस्टिक कॉटन है वो कॉस्टियर है, आपकी प्राइस पैरिटी जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। साथ ही साथ ग्लोबल जो प्राइस है इट इज़ फॉलिंग। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो इंडिया है वो कॉटन क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। Okay, Indian cotton supply chain begins with farmer and extend through greener, spinner and textile, meal and garment industry, eventually linking to major multinational brands. Over time, this chain has become increasingly integrated with global market and making it vulnerable to international price fluctuation. Domestic जो स्पॉट मार्केट प्राइस है इट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल कमोडिटी इंडाइस एंड कॉटन सीड रेटेड विथ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस सर्विंग एज अ बेंचमार्क एज पैरिटी डिक्लाइंस ग्लीनिंग मिल्स एंड ब्रोकर्स सीक टू एक्वायर्स कॉटन एट द लोअर प्राइस फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं? फार्मर्स से लोअर प्राइस पे कॉटन को देखते हैं। ओके, और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब यहाँ पे जो है कॉटन को प्रोक्योर करता है? जब एमएसपी यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, व्हेन मार्केट प्राइस फॉल बिलो एमएसपी, जब एमएसपी से नीचे मार्केट प्राइस जब गिरता है तो
तो यहाँ पे जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे कॉटन को प्रोक्योर करते हैं। होप आपको यहाँ तक ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। देखिए ट्रेडिशनली अगर देखें तो इंडिया यहाँ पे जो बंगाल देसी और शॉर्ट सैंपल जो कॉटन है उसका एक्सपोर्ट करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रेडिशनली इंडिया एक्सपोर्टेड बंगाल देसी एंड शॉर्ट स्टैपल कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया करता है। एक्सपोर्ट ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग स्टेपल वेराइटीज लेटर ग्रीव मॉडेस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में आप देखेंगे कि जो मीडियम एंड लॉन्ग स्टेपल वेराइटीज है ये बाद में धीरे धीरे इंडिया ने इसका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 2004-5 एक्सपोर्ट सर्च एक्सपोनेंटली, अंटिल देन डिमांड came mainly from Indian mills, but since then international demands has driven additional additional growth of export and expansion of markets. Additionally, increase in domestic supply reduce the textile industry import dependency and boosted local gainings. For instance, गुजरात में आप देखेंगे यहाँ पे जो सौराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ पे मेनी ग्राउंडनट्स ऑयल मिल जो मिल्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया कॉटन जो ग्रीनिंग और कॉटन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में। ओके, तो यहाँ पे ये रीजन को यहाँ पे इस रीजन में जो कॉटन को है बढ़ाने के लिए इन्होंने इस टाइप के फैसले लिए और यहाँ पे इन्होंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। किस चीज़ में कन्वर्ट किया गया? जो बहुत सारे ग्राउंडनट्स ऑयल मिल्स थे उसको कॉटन ग्रीनिंग और कॉटन सीड ऑयल प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया गया। तो ये सारे डिसीजंस यहाँ पे सरकार के द्वारा लिए गए। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए बहुत सारी कंट्रीज जो हैं बहुत सारी अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करके उन सारे सेक्टर्स को ग्रोथ कराने का कोशिश करती है। जैसे कि ब्राज़ील में आप देखेंगे कि ये यूज़ करते हैं, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज जो हैं ये यूज़ करते हैं बोलगार्ड 3 जैसे टेक्नोलॉजी का। वैसे ही चाइना यहाँ पे यूज़ करता है जो कि आज की डेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, ये यूज़ करता है CRISPR बेस्ड जीन एडिटिंग का। इंडिया डिबेट ऑन राइटफुल फोकस ऑन कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ BT टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड व्हाट BT टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं और इसको लेके आगे आने वाले टाइम में आर्टिकल्स भी आएंगे, उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मेनली इस आर्टिकल में क्या था जिसका एक शॉर्ट कंक्लूजन मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए कॉटन का जो इंपोर्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ ड्यूटी उस टाइम पे भी बढ़ता जा रहा था और अब ये 11% ड्यूटी हटाया गया है तो ये ऑफकोर्स बहुत तेज़ी से क्या होगा बढ़ जाएगा। ओके, इसको लेके यहाँ पे जो फार्मर यूनियंस हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट हालांकि फॉर्म्स बोलते हैं कि ये एक गुड न्यूज़ है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। व्हाट डू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन सेज ऑन DNA। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं वो डीएनएस को लेके क्या कहते हैं वही को लेके ये आर्टिकल है। कैसे यहाँ पे डीएनएस को स्टोर करना है ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है क्रिमिनल केसेस में। सुप्रीम कोर्ट इन कट्टावेली वर्सेस यहाँ जो कट्टावेली दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के जो केस है इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे गाइडलाइन इशू किया टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ DNA सैंपल इन क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में जो DNA की इंटीग्रिटी है इसको मेंटेन किया जाए। The court directed the DGP of all states to prepare sample form of the chain of custody register and all the necessary documents as directed and to ensure their dispatch to all districts within instructions। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने सबसे पहले तो जो जितने भी स्टेट हैं उनके जो DGPs हैं उनको यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन किया कि आप यहाँ पे सैम्पल फॉर्म प्रिपेयर करें ऑफ द चैन ऑफ जो कस्टडी रजिस्टर है, साथ ही साथ जो भी डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट उनको यहाँ पे कैरी करना है। नाउ व्हाट वाज द नीड टू इशू सच डायरेक्शन। ऐसे डायरेक्शन को इशू करने के पीछे का रीज़न क्या है या फिर उसकी ज़रूरत क्या है? द कोर्ट इन द अबव केस इन्वॉल्विंग रेप, मर्डर, रॉबरी विथ एन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ found significant unexplained delay in sending samples to the vaginal slabs or to the forensic lab। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, ओके, रॉबरी हो जाती है जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। उसमें यहाँ पे क्या होता है कि उसके जो सैंपल है उसमें हमें डिले देखने को मिलता है और इसके पीछे के कोई रीजंस नहीं होते। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड डिले हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे केसेस में बैकलॉग्स होते जाते हैं। साथ ही साथ वो जो जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो उसी को रूल आउट करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए और कोर्ट ने कहा है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है
उसके अंडर में होना चाहिए, उसके कंट्रोल में होना चाहिए। हालांकि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर दीज आर द सब्जेक्ट दैट आर मेंशन इन द स्टेट लीड्स विच इज द पार्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्मिटी प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए इनको ये गाइडलाइंस लेकर आने पड़ेंगे। ओके, नाउ कोर्ट्स ने 4 गाइडलाइंस को यहाँ पे रिलीज किया है। इन चारों गाइडलाइंस के ऊपर फोकस करिएगा। ओके, ये 4 गाइडलाइंस कौन कौन से हैं? ये हो गया पहला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। पहला क्या है? पहला में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टू कलेक्ट द डीएनए सैंपल वंस मेड after due care and swift and appropriate packaging including FIR number, date and the section and the status involved, detail of investigating officer, the police station and requisite serial number shall be the duly documents। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला तो डीएनए का सैंपल कलेक्ट करना है। दूसरा, उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? FIR नंबर, उसके साथ डेट, सेक्शन, कौन कौन सा स्टेटस इसके अंदर इंक्लूड है, कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसमें है, उसका पूरा डिटेल, साथ ही साथ पुलिस स्टेशन, ओके, उसके सीरियल नंबर, रिक्विजिट सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें उसके डॉक्यूमेंट में होंगे। द डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग द कलेक्शन मस्ट इंक्लूड द सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल प्रेजेंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंडिपेंडेंट विटनेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएगी, सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, उसमें यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल के जो यहाँ पे साइन है और डेजिग्नेशन होंगे उसके अंदर लगे हुए होंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के यहाँ पे साइन होंगे और इंडिपेंडेंट विटनेस के यहाँ पे साइन होंगे। ओके, दूसरा यहाँ पे गाइडलाइन क्या इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीएनए एविडेंस टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल एज द केस में बी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भी डीएनए सैंपल ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द पुलिस स्टेशन और टू द हॉस्पिटल, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है उस केस का वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, और उसी ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि विद इन द कलेक्टिंग ऑफ सैंपल उसके 48 घंटे में वो जो सैंपल है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। ओके, तीसरा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करते हुए कहा है कि वाइल सैंपल्स आर स्टोर्ड pending trials or appeal, no packaged shall be opened or altered or resealed without the express authorization from the trial courts। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेजिंग को बिना पूछे या बिना किसी से परमिशन के ओपन नहीं किया जाएगा, अल्टर्ड नहीं किया जाएगा। चौथा, द फोर्थ गाइडलाइन स्टेट दैट फ्रॉम टाइम ऑफ कलेक्शन टू लॉजिकल एंड कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ द एक्यूज अ चैन ऑफ कस्टडी रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया गया है, जब से लेके तब तक जब सैंपल वहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो एक यहाँ पे चैन ऑफ कस्टडी जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करना चाहिए और मेंटेन करना होगा किसके द्वारा? उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, या फिर उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई यहाँ पे पर्सन अपॉइंट करना होगा जो यहाँ पे चैन ऑफ कस्टडी रजिस्टर को मेंटेन करेगा। ओके, होप आपको ये चारों गाइडलाइन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको भी लिख सकते हैं। डीएनए क्या है इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को पता है। ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है, ठीक है, जिसको इनकोड किया जाता है क्या? जिसका इनकोड किया जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ओके, इसको निकाला जा सकता है बोन, ब्लड, सीमेन, सलाइवा, हेयर, स्किन, इन सारी चीज़ों से हम बायोलॉजिकल मटेरियल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स आपके जो हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। हाउ सीरियस इज द ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस? देखिए ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो क्राइसिस है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर सरकार यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब क्यों यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इसका यूज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। रैपिडली इंक्रीजिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इज सीरियस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू as it significantly impact ecosystem, their function, sustainable development and ultimately the socio-economic and health dimension of the humanity। देखिए ये कहीं ना कहीं से इंसान के जो हेल्थ है उसको इफेक्ट कर रहा है, बट स्टिल जो ह्यूमन है उस चीज़ के ऊपर नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। वी आर यूजिंग प्लास्टिक्स दैट आर वेरी कॉन्टेमिनेटेड इन नेचर। बहुत से ऐसे प्लास्टिक्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे रिसाइकल्ड भी नहीं होते हैं। उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने अमाउंट ऑफ जो पॉल्यूशन है वो कहाँ से निकल के आता है और कितना अमाउंट ऑफ जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल होता है, वो यहाँ पे बताया भी हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को हम मनाते हैं, इसमें मेन फोकस क्या था? एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड एनकरेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन अगेंस्ट इट। ठीक है, तो इसका मेन फोकस क्या था कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करना और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे अवेयरनेस
इसको इंकरेज करना। ओके, OECD जो कि ग्लोबल प्लास्टिक आउटलेट्स हैं, इन्होंने बताया कि ग्लोबल प्लास्टिक कंजप्शन अभी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है ड्यू टू ग्रोथ इन इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड मार्केट्स। ठीक है, अब ये क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि देखिए इमर्जिंग कंट्रीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें इसका जो यूज़ है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, इसलिए इसका जो कंजप्शन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो 2000 से लेकर 2019 के बीच में ये डबल्ड प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है 460 मिलियन टन्स के आसपास का, जिसकी वजह से कितना अमाउंट ऑफ जो वेस्ट जनरेट हुआ है 353 मिलियन टन्स। नियरली 2/3 ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट हैज लाइफ स्पैन ऑफ लेस दैन 5 ईयर विथ 40% कमिंग फ्रॉम द पैकेजिंग। 40% प्लास्टिक पॉल्यूशन कहाँ से आता है? 40% प्लास्टिक कहाँ से आता है? पैकेजिंग से। 12% कहाँ से आता है? कंज्यूमर गुड्स से। 11% कहाँ से आता है? क्लोथिंग और टेक्सटाइल से। क्लोथिंग और टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। लेकिन ऑफ दीज वेस्ट, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वेस्ट में से ओनली 9% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल होता है। अनदर 19% आर इंसिनरेट, उनको दबा दिया जाता है। 50% एंड अप्स इन लैंडफिल और 22% इवेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो 22% जो प्लास्टिक वेस्ट है वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इवेड कर जाता है, मतलब कि वो इससे बच जाता है। ऑफन एंटरिंग अनकंट्रोल्ड डंप साइट, बीइंग बर्न्ड इन पिट और एंडिंग अप इन टेरेस्ट्रियल और एक्वेट इन्वायरमेंटल स्पेशली इन पुअरर कंट्रीज। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? पुअरर कंट्रीज में, जहाँ पे प्लास्टिक को जलाया जाता है, उसकी वजह से आप देखेंगे वातावरण खराब हो जाता है, वहाँ का पॉल्यूशन लेवल जो है बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल नेगोटिएटिंग कमिटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, इन 2024 अलोन 500 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेर प्रोड्यूस एंड यूज्ड, जनरेटिंग अराउंड 400 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2024 एकमात्र ऐसा साल है जिसमें 500 मिलियन प्लास्टिक का यूज़ किया गया। ठीक है, प्लास्टिक का प्रोड्यूस किया गया, प्लास्टिक यूज़ किया गया, और उसमें से 400 मिलियन टन्स का आप यहाँ पे वेस्ट देख सकते हैं। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, ग्लोबल प्लास्टिक जो वेस्ट है इट कुड ऑलमोस्ट ट्रिपल बाय 2060 एंड रीचिंग 1.2 बिलियन टन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो यहाँ पे जो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट है ये 2060 तक ट्रिपल हो जाएगा और इट विल रीच 1.2 बिलियन डॉलर। ठीक है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ओके, इसलिए इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, प्लास्टिक एक आज के डेट में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ अपने जो कॉम्पोनेंट्स है उसको ब्रेक करता जाता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होता जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। इवन माउंट एवरेस्ट को भी यहाँ पे ये अफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ डेप्थ ऑफ द ओशियंस को भी ये इंपैक्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक अकाउंट्स फॉर 3.4% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है, तो प्लास्टिक की वजह से आप देखेंगे 3.4% के आसपास ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का हमें देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव हमें लेकर आना होगा ताकि प्लास्टिक को हटाया जा सके। प्लास्टिक को रिमूव करने के लिए आप देखे होंगे कि मार्केट में जो वो थैली जैसी बैग है, जिसको यहाँ पे पॉलीमर्स जैसे बैग बोलते हैं ना, पॉलीमर्स नहीं है प्रॉपर, लेकिन उसको यहाँ पे बोलते हैं कपड़ा वाला प्लास्टिक। ठीक है, कपड़ा वाला प्लास्टिक, उसका यूज़ किया जाता है, उसको कंप्लीटली क्या किया जाता है? रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक्स में जो पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं उसको यहाँ पे कुछ ऐसे प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं जिसको यहाँ पे कंप्लीटली डिस्पोज नहीं किया जाता है, कंप्लीटली रिसाइकल नहीं किया जाता है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। मोस्टली प्लास्टिक्स जो है वो प्राइमरी प्लास्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्लास्टिक्स जो है वो आज की डेट में प्राइमरी प्लास्टिक यूज़ होते हैं। सेकेंडरी जो प्लास्टिक्स है और ये बहुत कम होते हैं, जैसे 6% के आसपास होते हैं, और इसी की वजह से जो प्रॉब्लम है वो एस्केलेट होती जा रही है। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। नेशनल हाईवे 2 को रीओपन किया गया है, बट स्टिल आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी है, अभी हाईवे को इतना खुले में नहीं छोड़ा गया है, अभी भी यहाँ पे पुलिस की जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंट है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आपको कोई भी न्यूज़ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स मूव टू द 14th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पीएम इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट्स। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये इंडिया का पहला एथेनॉल बेस्ड प्लांट है। ठीक है, एथेनॉल बेस्ड बैम्बू प्लांट है, और ये इसमें यहाँ पे बैम्बू की जो प्रोडक्शन है उसके साथ साथ एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की बात की गई है। असम इज द लैंड दैट सपोर्ट इंडियाज एनर्जी एफिशिएंसी। द पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ असम are accelerating development of India. The BJP government is trying to take this capacity of Assam to the new level, he said in the statement in public. Okay, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेटमेंट पब्लिक में कहा है कि जो असम की इफिशियंसी है, जो असम की यहाँ पे डेवलपमेंट है, वो टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के तरफ होना चाहिए। तो ये इसी एम के साथ यहाँ पे इस प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है।
Prime Minister Narendra Modi on Sunday underscored the need for India to be self-sufficient in energy sector. He was speaking after inaugurating the country's first bamboo-based ethanol plant in the eastern Assam Golaghat districts. ठीक है, तो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्लांट को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है. He laid the foundation stone of 7,230 crore polyolefins plant at the नुमालगढ़ी रिफाइनरीज. ठीक है, तो यहाँ पे इस रिफाइनरीज के पास यहाँ पे 7,203 करोड़ के आसपास का फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा है. इसका नाम लिख लीजिएगा. इस प्लांट का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट. ठीक है, तो पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट इसका नाम है, इसको लिख लीजिएगा. ओके, होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. इंडिया मस्ट इन्वेस्ट मोर इन एक्सेलरेटिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन. ओके, क्योंकि आज के डेट में देखिए FAO के जो चीफ हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं, इन्होंने कहा कि इंडिया को इस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि आज की डेट में जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसका 40.4% जो आबादी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है जो हेल्दी मील है उसको. अर्लियर इन्होंने कहा था 2023 में कि 74.1% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती हेल्दी डाइट. बट आप देखेंगे इन्होंने अपने जो प्रोडिक्शन है उसको डिक्रीज किया है 2023 में. इन्होंने अर्लियर प्रोडिक्शन कब मेड किया था? 2021 में, जब इन्होंने कहा था कि इंडिया का जो मैक्सिमम 74.1% जो आबादी है वो यहाँ पे हेल्दी डाइट को डील नहीं कर सकता. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता. ओके, बट ये इन्होंने अपने जो प्रोडक्शन है इसको डिक्रीज किया 2023 में और कहा कि अभी 40.1% आबादी जो है वो हेल्दी डाइट ये नहीं कर सकते अफोर्ड. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन. कर्की वोज टू फॉलो जेन जेड डिमांड्स टू एंड करप्शन. यहाँ पे कर्की जी ने यहाँ पे जो जेन जेड्स की डिमांड है उसको लिया है और कहा है कि सरकार में जो करप्शन है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा और जो भी यहाँ पे यूथ हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24 इनको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, इनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. यूक्रेन लॉन्चेस ड्रोन एट मेजर रशियन रिफाइनरीज. ठीक है, तो यूक्रेन ने अब तक का बिगेस्ट अटैक लॉन्च किया है विद 361 ड्रोन टारगेटिंग रशियाज रिफाइनरीज. ठीक है, तो इन्होंने रशिया की रिफाइनरीज को भी टारगेट किया है. रशिया फ्लेक्सेस मिलिट्री मशल्स विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स. ठीक है, तो रशिया ने संडे के दिन फायर किया एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि यहाँ पे बैरेंट सी में टारगेट किया और इन्होंने जिस टारगेट के ऊपर यहाँ पे हिट किया वो लगाया था, एम किया था, उसको जाके प्रॉपरली हिट किया, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं. होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.